गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3, क्लास 11th केमिस्ट्री, चैप्टर 3 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। लास्ट 2 वीडियोस मैंने इसके बनाए हैं स्टूडेंट्स। आज ये अपना 3rd लेक्चर है और इस 3rd लेक्चर के अकॉर्डिंग आज अपन बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। यस, जल्दी से मुझे आप लोग फटाफट से वो जो ट्रिक है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की वो याद करके बताइए क्या है। यस, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। वेरी गुड। देन उसके बाद कहे शिव जी सुनो पार्वती, बिल्कुल सही। देन उसके बाद न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिकाऊ। देन उसके बाद ओल्ड स्टाइल से टी पो। देन उसके बाद फिर कल बाहर आई आंटी। देन उसके बाद हीना, नीना, आरती, करण जिंदा रहेंगे। बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये क्या है, अपने पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से कहा था कि ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है इसके अंदर वेरिएशंस ज़्यादा आते हैं। इसके अंदर जो हैं आप लोगों के पास मेटल्स भी प्रेजेंट है, नॉन मेटल्स भी प्रेजेंट है और मेटलॉइड्स भी प्रेजेंट है। लास्ट टाइम अपन ने डिस्कस किया था कि ये, ठीक है ना, और ये सारे क्या हैं आपके, ये सारे आपके मेटलॉइड्स होते हैं। और यहाँ अगर अपन बात करते हैं तो इस तरफ के ये जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, ये मेटल्स कहलाते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर मेटलॉइड्स की क्वांटिटी के अंदर कमी या ज़्यादा हो सकता है, अलग अलग जो बुक्स हैं उसमें अलग अलग तरह से बताया हुआ है। अब जैसे यहाँ ये जो हैं स्टूडेंट्स, ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है स्टूडेंट्स कि ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनके लिए भी एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला आता है। जिस तरह से अपन ने एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए देखा था उसी तरह से यहाँ पर NS2 NP1 से लेकर के 6 ये क्या शो करता है स्टूडेंट्स, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला है, ठीक है ना। चलिए, इसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, इनमें से किसी भी एलिमेंट का आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा मैं आप लोगों को थोड़ा और आगे बता देता हूँ। आप लोग जानते हैं कि लेफ़्ट टू राइट जब अपन चलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, पीरियड्स कहलाते हैं। तो ये जो पीरियड है स्टूडेंट्स वो कौन सा है, फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है और यहाँ ये 4th पीरियड आ रहा है, ये 5 है और देन उसके बाद इसकी बात करते हैं तो ये 6th पीरियड है। 7th पीरियड इसमें नहीं है, वैकेंट होता है, 7th पीरियड खाली है अभी, ठीक है ना, पूरा भरा हुआ नहीं है। तो यहाँ अपन देखते हैं कि ये इस तरह से आ रहे हैं। अच्छा, एक और बात आप जानते हो कि ये जो पीरियड्स हैं ये क्या शो करते हैं, नंबर ऑफ सेल्स को शो करते हैं और यही नंबर ऑफ सेल्स क्या है, n है। यानी कि यहाँ ये जो n है वो क्या शो कर रहे हैं, ये नंबर्स जो है वो n की वैल्यूज़ को शो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा गया कि आपको सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो सल्फर जिसके बारे में आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया है, अब आपको ये फॉर्मूला अगर याद है और आप ये जानते हो कि सल्फर जो है वो S ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला आसानी से बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने सल्फर का देख रहे हो तो सल्फर के लिए 1
2 3, यानी कि n की जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है, 3 आने वाली है। तो यहाँ पर n की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, 3। तो मैंने थोड़ा सा इसको यहाँ एक बार वापस इरेज करके यहाँ लिखा है, मैंने लिखा है 3, और s की जगह s लिख दिया, 2 की जगह 2 लिख दिया है, ठीक है ना। वापस से आया है 3, यानी कि ये वापस से 3 हो गया। अब देन उसके बाद p की जगह मैंने p लिख दिया। अब 1 से लेकर के 6, 1 से लेकर के 6, यानी कि आपको क्या करना है, अगर इस लाइन का कोई एलिमेंट है तो यहाँ पर वैल्यू P1 आ जाएगी, इस लाइन का कोई एलिमेंट होगा तो P2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा तो P3, यहाँ पर P4, यहाँ P5 और यहाँ पर P6, एक्सेप्ट छोड़ देंगे अपन हीलियम को, नियॉन से देखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ अगर अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए ये कौन सी लाइन के अंदर आ रहा है, P4 वाली लाइन में आ रहा है, यानी कि ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जस्ट इससे पहले जो है अपन क्या करेंगे स्टूडेंट, जस्ट इसके ऊपर वाली लाइन को देखेंगे। जैसे ये सल्फर है, इसके ऊपर वाला जो पीरियड है वो यहाँ है, और इसके अंदर नोबल गैस कौन सी है, नियॉन है। तो अपन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से ये जो नियॉन है इसको यहाँ ऐसे लिख देंगे, ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि ये जो आपका ट्रिक है, इस ट्रिक के थ्रू आप आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और देख के लेते हैं अपन। जैसे आपने क्या किया, अगर आपके पास मान लीजिए आयोडीन आ जाता है, आयोडीन यानी I है, ठीक है ना, और I के लिए अगर मैं N की वैल्यू देखूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, है ना, यानी कि मैंने लिख दिया यहाँ पर 5, S की जगह पर S आ जाएगा, 2 की जगह 2 आ जाएगा, तो 5s2, और फिर उसके बाद वापस N की जगह पर 5 आ जाएगा, P आ जाएगा, और यहाँ पर ये कौन सी लाइन में आ रहा है, P5 की लाइन में आ रहा है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, P5। इससे जस्ट पहले वाली नोबल गैस कौन सी है, तो अपन यहाँ बात करते हैं इससे ऊपर वाली लाइन की, क्रिप्टॉन है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, Kr। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस तरह से लिखना। बस आपको क्या आना चाहिए, ये ट्रिक आनी चाहिए, और इस ट्रिक के थ्रू आपको याद होना चाहिए कि किस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। इसके लिए आपको इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला याद होना चाहिए कि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब एक बात और सुनिए स्टूडेंट्स, जैसे लास्ट टाइम अपन ने इसके एटॉमिक नंबर पर डिस्कस कर लिया था कि अगर मुझे इनके एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं, जैसे मान लीजिए मुझे हीलियम का तो पता है इसका एटॉमिक नंबर 2 है, और मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो मैं क्या करूँगा, +8 कर दूंगा, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स +8 क्यों हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, तो इससे पहले वाली वीडियो को आप जरूर देखें, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 + 8 करूँगा तो 10 हो जाएगा, और 10 किसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, नियॉन का। इसी तरह से अगर मुझे आर्गन का देखना है तो फिर से मैं +8 कर दूंगा तो 10 + 8 यानी कि 18 हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद अगर मुझे क्रिप्टॉन का देखना है तो मैं 18 प्लस कर दूंगा, है ना। अब यहाँ पर 18 + 18 36 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, प्लस करके, और जो है इस ट्रिक के थ्रू आप इनके एटॉमिक नंबर्स को भी याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स। बहुत इजी हैं, कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं आएगी स्टूडेंट्स, बहुत आसानी से आपकी स्टडी होना शुरू हो जाएगी अगर आप लोगों ने हर चीज़ को, यानी इन चीज़ों को जो कि रिलेटेड है आपके पीरियोडिक टेबल से, अगर इनको आपने एक ट्रिक के थ्रू याद कर लिया, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे आप इनको, पूरी लाइफ आपको याद रहने वाली है ये चीज़ें। और जब तक आप साइंस फील्ड में रहेंगे आप लोगों को इससे रिलेटेड काम हमेशा पढ़ने वाला है। हर एग्ज़ाम में पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जिसके अंदर चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस हो सकते हैं, चाहे वो सिंबल से रिलेटेड हो सकते हैं। तो आपको इस तरह से कोई दिक्कत या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब इसके बाद देखिए होता क्या है, अपन जानते हैं जब अप टू डाउन चलते हैं किसी भी पीरियड, जैसे मान लीजिए जैसे ये आपके पास एक ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर अप टू डाउन चल रहे हैं, तो अप टू डाउन चलना ही क्या कहलाता है, ये कहलाता है ग्रुप, यानी इसे अपन क्या बोल सकते हैं कि ये ग्रुप कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये फर्स्ट ग्रुप है, इसे अपन क्या बोल सकते हैं, बोरोन फैमिली। नाम याद रखना है स्टूडेंट्स, ये बोरोन फैमिली कहलाती है। ये जो होती है कार्बन फैमिली कहलाती है, ये नाइट्रोजन फैमिली कहलाती है, ये ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन फैमिली, या इसे अपन
अपन एक नाम से और भी जानते हैं, याद रखना है स्टूडेंट्स। ये जो लाइन है जिसके अंदर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, एसिटाइन्स है, इनको अपन जो है इनको अपन हैलोजेंस भी कहते हैं, इनको अपन हैलोजेंस भी कहते हैं। हैलोजेंस का मतलब ये है कि ये ज़्यादातर आपको कहाँ से मिलती है, सी वाटर से या समुद्र से मिलती है, तो इसीलिए अपन इनको क्या बोलते हैं, हैलोजेंस भी कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात स्टूडेंट्स, ये जो हैलोजेंस होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं और कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। ये नॉन मेटल्स होते हैं, हाईली एक्टिव होते हैं और इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, हाई होती है, ठीक है ना। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है इनके पीरियड्स के अंदर, ठीक है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इसका मतलब है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचना, ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है, जो कि हाईएस्ट किनकी होती है, इनकी होती है, ठीक है ना। ये नॉन मेटल्स होते हैं, हैलोजेंस होते हैं और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है। आपको ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि ये जो ग्रुप होता है, इस ग्रुप की अगर अपन बात करें तो इसे अपन कहते हैं ये नोबल गैसेस कहलाती है, ठीक है ना। ये नोबल गैसेस भी कहलाती है, इन्हीं को अपन इनर्ट गैस के नाम से भी जानते हैं कि ये इनर्ट गैसेस भी कहलाती है, ठीक है। और ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि ये जो नोबल गैसेस हैं इनके अंदर जो आउटर मोस्ट शेल्स होते हैं, आउटर मोस्ट शेल्स, वो क्या होते हैं, कंप्लीट फिल्ड होते हैं, कंप्लीट फिल्ड, यानी कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की जितनी क्वांटिटी चाहिए होती है, यानी जितने नंबर ऑफ इनके पास शेल्स होते हैं या जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं वो सारे फुलफिल्ड होते हैं, पूरे भरे हुए होते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फुलफिल होते हैं। जब इनके पास इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल हैं तो ये कौन सी पोजीशन पर आ जाते हैं, सैचुरेटेड पोजीशन पर आ जाते हैं और इसीलिए इनको इनर्ट या नोबल गैसेस कहते हैं। ये लेस रिएक्टिव होते हैं, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, लेकिन अब जो है इनके कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो खोज लिए गए हैं जो कि इनकी एक्टिविटी को भी शो करते हैं, लेकिन फिर भी इनको क्या कहते हैं, नोबल गैसेज हैं, इनर्ट गैसेज हैं और ये कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स रखते हैं, ठीक है ना। एक थोड़ा सा आपको ऑक्सीजन के बारे में याद रखना है कि जो ऑक्सीजन फैमिली होती है इसको अपन चाल्कोजन फैमिली कहते हैं, इसको अपन चाल्कोजन फैमिली कहते हैं। चाल्कोजन फैमिली क्यों कहते हैं इसके लिए आप लोग ये याद रखें, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉइन्स, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉइन्स बनाने में, सिक्के बनाने में जो है इसको यूज में लिया जाता है, कॉइन्स बनाने में इसे यूज में लिया जाता है, इसीलिए इसे अपन क्या बोलते हैं, चाल्कोजन फैमिली भी कहते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट आप लोगों को ये जो मैंने बताया है इतना आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ बातें जो मैंने आपको बताई है इनको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। जो आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इस पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मोस्टली यही चीज़ें हैं, वरना इसके बाद जब अपन वैसे भी अपना एक पूरा चैप्टर है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के ऊपर, उस चैप्टर के अंदर कंप्लीट इनका वापस से डिस्कशन होगा और कंप्लीट इनके कंपाउंड्स की रिएक्शंस के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। अभी जो चैप्टर है उस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको जितना सफिशिएंट है उतना मैं आपको बता रहा हूं। चलिए इसके बाद अब बात कर लेते हैं अपन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। देखिए स्टूडेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की भी मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई है, ठीक है ना। आपको याद होनी चाहिए ये ट्रिक भी। जैसे अपन यहाँ पे लिखते हैं एक बार फिर से, शक्तिवान करे मना फिर कौन निकाले कुएं से जान, है ना। देन उसके बाद ये जरा 90 मोबाइल तो रुपए रोड पर पड़े आगे कड़क, ठीक है। देन उसके बाद ला हफ्ता वरना रे उस्मान इधर पिटाई और होगी, ठीक है। देन उसके बाद एक्शन रिप्ले दबंग से भी
हंस मत, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर अपन बात करते हैं तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑर्बिटल्स होता है ना, उस ऑर्बिटल्स के या किसी भी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, उस एलिमेंट्स को उसी ब्लॉक का एलिमेंट क्यों कहते हैं, तो इसमें अपन ये कहते हैं कि आने वाला जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, फिल होने वाला जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो कौन से सबशेल में जाएगा, डी सबशेल या डी ऑर्बिटल में जाएगा। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं अपन, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। इन सारे एलिमेंट्स के अंदर यही होता है स्टूडेंट्स के लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कौन से सबशेल में जाता है, डी सबशेल में जाता है। बिल्कुल सही। चलिए अब थोड़ा सा इसमें अगर अपन बात करें स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस होता है। यहाँ ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। एक ये बात याद रखने वाली है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों कहते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को दो बातें याद रखनी है कि फर्स्ट तो क्या होता है कि इधर कौन से एलिमेंट होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट, और इसके इस तरफ कौन से एलिमेंट होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। तो क्योंकि एस और पी ब्लॉक के बीच में ये प्रेजेंट होते हैं, तो कुछ जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो एस ब्लॉक की भी शो करते हैं, कुछ जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो पी ब्लॉक की भी शो करते हैं। तो इसीलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इतनी सी बात, ठीक है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स वो कैसे होते हैं, वो अनफिल्ड होते हैं। याद रखना है स्टूडेंट्स, अनफिल्ड। आप लोग जानते होंगे तीन टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, एक होता है फुलफिल्ड ऑर्बिटल, एक होता है अनफिल्ड ऑर्बिटल, एक होता है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। मैं एक बार थोड़ा सा आपको वापस से रिवाइज करा देता हूं। देखिए आप लोग जानते हो कि जो आपके पास ऑर्बिटल्स है, डी ऑर्बिटल्स, इसको अपन ब्लॉक्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 ब्लॉक्स हैं और ये 5 ब्लॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी ऑर्बिटल्स को, ठीक है ना, डी ऑर्बिटल्स को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब डी ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका मीन्स ये है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए डी ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। अगर सपोज फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर मान लीजिए फर्स्ट 1 2 3 4 5, ये जो एरो है, हाफ एरो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 यानी 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। देन उसके बाद 6 7 8 9 और ये 10, यानी आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये इस ऑर्बिटल्स के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ जो ऑर्बिटल है यहाँ भी 2 प्रेजेंट है, यहाँ पर भी, यानी सभी ऑर्बिटल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो 2 × 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसका मीन्स ये जो ऑर्बिटल है अगर फर्स्ट कंडीशन में है तो वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका फुलफिल्ड ऑर्बिटल। इसे अपन कहेंगे फुलफिल्ड ऑर्बिटल, मतलब कंप्लीटली फिल्ड है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स ना तो कम है ना ज़्यादा है। चलिए सेकंड अगर अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स, सेकंड पोजीशन में, इसी में से इरेज कर रहा हूं स्टूडेंट्स, एक बार आप लोग देख ले इसको अच्छे से कि अभी यहाँ पर हर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों का जो डायरेक्शन है स्टूडेंट्स एरो का देखिए डिफरेंट है। एक का डायरेक्शन इधर है तो एक का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, एक का ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक का नीचे की तरफ डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है ना। इसको अपन बोलते हैं एक का क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। चलिए सेकंड जो मान लीजिए आपके पास जो सेकंड कंडीशन है, इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन को आपने हर ऑर्बिटल में से कम कर दिया, जैसे कि यहाँ पर आपने एक इलेक्ट्रॉन्स को कम कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं सेकंड कंडीशन में। तो अब सेकंड जो कंडीशन है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अब आप देखिए जस्ट इसके आधा है, जस्ट इसके हाफ है, तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये हाफ फिल्ड है, कि भाई ये आपके पास हाफ फिल्ड है। चलिए अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि तीसरी कंडीशन ऐसा होता है कि 1 2 3 और ये 4 ऐसी हो जाए, मान लीजिए ऐसा हो जाए जिसके अंदर क्या हो रहे हैं, 9 है। अब ये 9 है तो इसका मतलब
मतलब ये ना तो हाफ फील्ड में आते हैं ना फुल फील्ड में आते हैं, है ना। अगर इसी तरह से मान लीजिए अगर एक और हटा दिया जाए तब भी ये ना तो हाफ फील्ड में आते हैं ना ये फुल फील्ड में आते हैं, एक और हटा दिया जाए अब भी ये ना तो फुल फील्ड में आ रहा है ना ही हाफ फील्ड में आ रहा है, और ना ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटा दिया तब भी ये फुल फील्ड में नहीं आ रहा है, हाफ फील्ड में नहीं आ रहा है। अब यहाँ से आपने 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, एक यहाँ से हटा दिया एक यहाँ से हटा दिया, ये जो सारी कंडीशंस हैं। अभी देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये ना तो फुल फील्ड में आ रहा है ना हाफ फील्ड में आ रहा है। यानी अगर अपन ये कहें कि किसी इलेक्ट्रॉन या किसी d ऑर्बिटल के अंदर d1 से लेकर के d9 तक जो होते हैं, 5 को छोड़ करके d1 से लेकर के d9 तक की जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं उनको अपन कहते हैं अनफिल्ड, ये कहलाएंगे अनफिल्ड, ये कहलाते हैं अनफिल्ड। कहाँ से कहाँ तक, d1 से लेकर के d9 तक। यानी अगर कहीं पर किसी के अंदर, किसी ऑर्बिटल के अंदर या किसी एलिमेंट के ऑर्बिटल्स के अंदर केवल 5 इलेक्ट्रॉन्स या 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो सारे किस कंडीशंस में आ जाएंगे, वो सारे आ जाएंगे अनफिल्ड की कंडीशंस में। कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। चलिए अब इसके बाद आगे अपन थोड़ा सा इसमें डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स होता क्या है, ये जो d ऑर्बिटल्स हैं इन d ऑर्बिटल्स को सीरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। ये जो सीरीज होती है इसे अपन कहते हैं 3D सीरीज, ये जो होती है इसको अपन कहते हैं 4D सीरीज, ये होता है इसे अपन बोलते हैं 5D सीरीज, और ये होता है इसे अपन कहते हैं 6D सीरीज। अब आपसे पूछ लिया जाए कि 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट है, तो याद रखना है स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के जो कंपाउंड्स जो एलिमेंट्स हैं वो सारे कौन सी सीरीज में आते हैं, 3D सीरीज के अंदर आते हैं। इसी तरह से 4D 5D और 6D के अंदर भी होता है। चलिए अब इसके बाद अगर अपन आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए इसके लिए भी क्या होता है, एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला आता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला। और ये क्या आता है, n-1 d1 से लेकर के 10 तक और ns 0 से लेकर के 2 तक। ये यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स, यहाँ आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला है n-1 d1 से लेकर के 10 तक और ns 0 से लेकर के 2 तक, यहाँ ये जो साइन है ये माइनस का नहीं है 2 का है, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए शो किया गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे आप लोग जानते हैं कि ये जो स्कैंडियम वाली लाइन है, अगर मैं इसे पीरियड्स के अंदर काउंट करता हूं तो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि जस्ट इसके ऊपर 1 2 और 3 यानी एक हाइड्रोजन वाली लाइन आ जाएगी, देन उसके बाद यहाँ पर बेरिलियम वाली लाइन आ जाएगी, फिर मैग्नीशियम वाली लाइन आ जाएगी, फिर कैल्शियम वाली लाइन आ जाएगी। यानी कि अगर देखा जाए तो टोटल 4 लाइंस आ जाएगी, और 4 लाइंस के अंदर ये आता है। यानी कि इसके लिए अगर मैं ये कहूँ कि ये नंबर ऑफ पीरियड कौन सा है, यहाँ पर नंबर ऑफ पीरियड्स कौन सा चल रहा है, तो इसके लिए जो नंबर ऑफ पीरियड्स है वो कौन सा है, 4 है ना। आप लोग अगर चाहें तो एक बार अपनी जो पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल के लिए देखिए कि उसके अंदर अपन ने जो है यहाँ पर n जो है वो क्या शो बताया हुआ है, नंबर ऑफ पीरियड है, और नंबर ऑफ पीरियड जो है वो कौन सी लाइन यानी स्कैंडियम जो है वो कौन से पीरियड में आता है, 4th पीरियड में आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 4 है, यहाँ n की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर n की वैल्यू 5 हो जाएगी, यहाँ 6 हो जाएगी और यहाँ 7 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता है, n की वैल्यू इस तरह से चेंज हो रही है, इसके लिए 4 है, इसके लिए 5 है, इसके लिए 6 है और इसके लिए 7 हो रही है। चलिए अब इस फॉर्मूले को देखिए, ये फॉर्मूला क्या कहता है, n-1। यानी अगर मुझे पूछ लिया गया कि मुझे स्कैंडियम यानी Sc का क्या देखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, तो n-1 करूंगा, यानी कि n-1 करूंगा, यानी कि n ये वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 - 1 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3। यानी कि अगर मैं चाहूं तो n की जगह पर क्या लिख सकता हूं, 3, n-1 की जगह पर क्या लिखूंगा, 3, और ये क्या आ जाएगा, ऐसा कैसे आ जाएगा, d। अब आप देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 3D। देखो मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है 3D, यानी कि ये कौन सी सीरीज है, 3D सीरीज है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर 1 से लेकर के 10 तक। अब आप लोग जानते हो जैसे इस सब की लाइन या इस
ग्रुप के लिए क्या आ जाएगा D1, इनके लिए क्या आ जाएगा D2, इसके लिए क्या आ जाएगा D3, इसके लिए क्या आना चाहिए था D4, बट एक्चुअल में यहाँ पर थोड़ा वेरिएशंस आ जाता है, यहाँ पर D5 हो जाता है। अब क्यों होता है इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी D5 हो जाता है, यहाँ पर D6 हो जाता है, यहाँ पर D7 हो जाता है, D8 हो जाता है, D9 की जगह D10 हो जाता है और यहाँ पर भी D10। यहाँ पर और यहाँ पर देखिए, यहाँ और यहाँ क्या आया है, एक्सेप्शन आया है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अब देखिए स्कैंडियम के लिए बात कर रहे हैं तो D कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। अब उसके बाद N की वैल्यू कितनी है, N की वैल्यू चल रही है 4 और S क्या होगा 0 से 2, याद रखो इसके लिए क्या रखना है 2, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है S2। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। जस्ट इसके पहले वाली लाइन, इसके पहले वाली लाइन कौन सी हो जाएगी, मतलब तीसरी लाइन है ना। आप लोग जानते हो कि हीना, नीना, आरती, ये तीसरी लाइन पे आरती आती है, मतलब AR आ रहा है, आर्गन आ रहा है, तो अपन को क्या करना है, यहाँ पर AR को लिख देना है। तो सिंपल सा स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है, आप लोगों को बस क्या याद रखना है, ये पीरियोडिक टेबल याद रखनी है। अगर आपने पीरियोडिक टेबल अच्छे से अपने दिमाग में बिठा रखी है स्टूडेंट्स, तो आपको कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए कि यहाँ पर D4 होना चाहिए था लेकिन D5 क्यों हो गया, क्योंकि 3 के बाद 4 आना चाहिए था मगर 5 क्यों हो गया, और ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 9 आना चाहिए था मगर 10 क्यों हो गया, ठीक है। चलिए अब अपन थोड़ा सा इसको यहाँ से इरेज करते हैं एक बार। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, Cr यानी कि क्रोमियम है। अब क्रोमियम के लिए मुझे N की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3D हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3D, मैंने यहाँ पर लिख दिया ये 3D, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर एक्चुअल में जैसे मान लीजिए मैंने एक बार कह दिया यहाँ पर 4 है, और फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा 4s2, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो जैसे ऐसे चल रहे हैं वैसे यहाँ पर भी चलेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 4s2। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं इनको इस तरह से अरेंज करता हूँ, जैसे 1 2 3 4 और एक 5, 1 2 3 4 5। तो D के अंदर जैसे कितने इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं, 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं 3D के अंदर। 4s की बात करता हूँ तो ये 4s2, जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं, ऐसे। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको 3 कंडीशंस अभी बताई थी। इन 3 कंडीशंस में से इसके लिए अगर मैं बात करता हूँ तो ये तो फुलफिल्ड है, और ये अगर बात करूंगा तो ये अनफिल्ड है ना। अब स्टूडेंट्स होता क्या है, देखिए अगर मैं ये कहता हूं कि इसे स्टेबल होना है, क्योंकि हर एलिमेंट क्या चाहता है, स्टेबल हो जाए, तो स्टेबल होने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, इसे ये करना पड़ेगा कि या तो क्या हो जाए फुलफिल्ड हो जाए, या क्या हो जाए हाफ फिल्ड हो जाए, क्योंकि इन दोनों की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फुलफिल्ड की होती है, उसके बाद किसकी होती है, हाफ फिल्ड की होती है। तो अगर मान लीजिए वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकता तो कम से कम यहाँ तक तो पहुँचने की कोशिश करेगा, है ना। तो इसने क्या किया, इसने ऐसा किया कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफ़र करवा दिया, यहाँ ट्रांसफ़र करवा दिया। तो जैसे यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ आ गया, तो अब ये भी क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गया, और ये भी क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गया। क्यों, क्योंकि S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते थे, 1 आ गया मतलब हाफ फिल्ड हो गया। D के अंदर 10 आ सकते थे, 4 हो गया, ये भी क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गया। इसीलिए यहाँ पर 3D 5 हो जाता है, 4 की जगह पर क्या हो जाता है, 5 हो जाता है, और S की जगह पर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। बस वही चीज़ यहाँ पर क्या लिख देंगे, AR लिख देंगे, ठीक है ना। अब सेम कंडीशन स्टूडेंट्स बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यही सेम कंडीशन किस में लगने वाली है, कॉपर के अंदर भी लगने वाली है, क्योंकि आप जानते हो कि कॉपर, जिसके लिए अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर ये जो कॉपर है इसके लिए अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर 3D वाली लाइन चल रही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मान लीजिए मैंने इसको कह दिया कि ये 9 है और यहाँ पर मैंने कह दिया ये 4s2 है, इसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं अपन यहाँ पर भी, तो ये 4s2 आ गया। अब वही सेम कंडीशन यहाँ पर मान लीजिए, जैसे ये ऑर्बिटल्स किसके हैं, इसके हैं, ये वाले ऑर्बिटल, ये जो 3D ऑर्बिटल्स है वो ये हैं। अब मान लीजिए 9 है, तो 9 है तो 5 तो पहले से थे, तो 6 7 8 और ये 9, ठीक है ना, 9 हो गए। अब देखिए S में कितने हैं, 2 हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये फुलफिल्ड है और ये हाफ फिल्ड है।
अब स्टूडेंट्स देखिए क्या होगा, डी की जो एनर्जी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है और एक्चुअल में क्या होता है कि जो डी है 3D है ना, ये क्या है अंदर वाला शेल्स का है, तो अंदर वाला शेल्स पहले से ही पूरा भरा हुआ है, 3p6 और 3s2 पूरा भरा हुआ है, तो इसीलिए क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, यहाँ ट्रांसफर हो जाता है और यहाँ क्या रह जाता है, s1 रह जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, 3d9 की जगह पर क्या हो जाएगा, 3d10 और 4s1 रह जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है अपन ने देखा है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। मैं जानता हूँ थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, आपको बार बार इनको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन स्टूडेंट्स आप एक या दो बार इस वीडियोस को देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाते हैं, आपके डी ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है, सबसे पहली बात इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला आपको याद रखना है और किस तरह से अपन इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को लिखते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। देन उसके बाद अपन बात कर लेते हैं अपना जो लास्ट ब्लॉक है जिसको अपन कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। यस स्टूडेंट्स, अब जो आता है अपना वो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की भी मैंने आपको याद करवाई है, इसका भी एक दूसरा नेम है स्टूडेंट्स, इसको अपन बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब देखिए होता क्या है इसके अंदर, अगर अपन बात करें तो जैसे सीने पर नदियाँ, प्रेम की सगाई और गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं भी लाजवाब लगे, ठीक है ना। कितने हो रहे हैं, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 हो रहे हैं। इसी तरह से थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफ़े में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ, ठीक है। ये चीज़ है LR लॉरेंशियम। अब देखिए स्टूडेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी। अब आपको मैंने ये कहा था स्टूडेंट्स कि जो इससे पहले वाला जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उस डी ब्लॉक एलिमेंट्स में मैंने जो इसके अंदर 5D सीरीज़ थी, है ना, उस 5D सीरीज़ के अंदर अपन ने कहा था कि लेंथेनम आता है। लेंथेनम जिसका लेंथेनम जिसका जो नंबर है 56 है, और 56 के बाद 50 लेंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 57 है। उसके बाद आने वाले 14 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाते हैं, यहाँ एफ ब्लॉक में आ जाते हैं। इसी तरह से जो एक्टिनम होता है उसका क्या होता है 89 होता है। उसके बाद आने वाले 14 एलिमेंट्स जो होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं, एफ ब्लॉक के अंदर आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे 58 है, 59 है, 60 है, 61 है, 62 है, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68, 68, 69, 70 और ये 71। इसी तरह से वापस यहाँ पे 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 और 98, 99, 100, 101, 102 और ये 103, ठीक है। ये अब इसमें आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। बस कुछ बातें इसके अंदर आप लोगों को याद रखना है। मोस्टली जो है आप लोगों से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है, आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स, मोस्टली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है आप लोगों से, वो एक तो पूछा जाता है कॉपर का और एक आपसे पूछा जाता है क्रोमियम का। इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछा जाता है और ये दोनों ही एलिमेंट कौन से हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जिनके बारे में अभी लास्ट टाइम अपन ने डिस्कस अच्छे से कर लिया है,
चलिए फिर भी मैं आपको यहाँ पर इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला बता देता हूँ। यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला होगा n-2 F1 से लेकर के 14 तक, देन उसके बाद n-1 और d आ जाएगा 10 D10 और उसके बाद 4S 0 से लेकर के 2 तक। या इसे अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग दिया हुआ हो सकता है, जैसे 1 2 दिया हो सकता है और केवल 0 भी दिया हो सकता है, कुछ भी दिया हो सकता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आपको ये थोड़ा सा इसमें याद रखना है। तो ये इस तरह से क्या होता है, आपका जो F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जिनको अपन और किस नाम से जानते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है स्टूडेंट्स, जैसे ये जो एलिमेंट है वो कौन सा है, यूरेनियम है, 92 यूरेनियम है। इसके बाद 94 से लेकर के 98 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको अपन बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो इस तरह से अपन ने देखा स्टूडेंट्स कि किस तरह से ब्लॉक के अंदर डिवाइड है पूरी टेबल, और पूरी टेबल के अंदर किस तरह से जो ब्लॉक्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूले होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं कि इनके अंदर एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड्स हैं, इनके अंदर आयनिक रेडियस का क्या ट्रेंड्स है, मेटालिक रेडियस का क्या ट्रेंड्स है, इन सब के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।